हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। इंडियन प्रेम्बल है, इस पर हम लोगों को चर्चा करनी है। किस तरीके से हम इसे देखेंगे, इसका अप्रोच हमारा सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रख करके होगा। मतलब प्रियम्बल में हम मुख्य परीक्षा को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट के साथ फैक्ट्स पर हम ध्यान देंगे कि प्रस्तावना क्या है और किस तरीके से हमें इस पर काम करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रियम्बल के बारे में चर्चा करें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अर्थ क्या है, किस तरीके से काम करती है, ये इन सब पर चर्चा करते हैं। प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान को किस तरीके से इंडिकेट करती है, ये हमारे टॉपिक्स होंगे। प्रस्तावना क्या है, भारतीय संविधान में क्या स्थिति है, भारतीय संविधान हमारे किन जब प्रश्नों का जवाब देती है, किस इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में क्या क्या कहा है, किस तरीके से प्रस्तावना का विस्तार होता चला गया और आज इसकी स्थिति क्या है। इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि प्रस्तावना होती क्या है। इसके बारे में अगर सामान्य अर्थों में कहा जाए प्रस्तावना के संबंध में, तो कोई भी ग्रंथ, कुछ भी आप लिखें या कोई लेख लिखें या किस तरीके की स्थितियां होनी चाहिए, वो सब का एक निचोड़ रख करके कि हम क्या क्या शामिल कर रहे हैं, उसको दिखाने वाली स्थिति को प्रस्तावना कहा जाता है। बहुत सारे लोगों ने ग्रंथों की प्रस्तावना के बारे में लेख या ग्रंथों की प्रस्तावना के बारे में परिभाषा दी है। जैसे कि आप देखिए कि चैम्बर्स 20th सेंचुरी डिक्शनरी, इसमें प्रस्तावना के बारे में कहा गया है कि प्रस्तावना के अंतर्गत कानून का पूर्व कथन, मतलब प्रीफेस, प्लस कोई भी कानून होता है उसका परिचय अर्थात उसका इंट्रोडक्शन, उसके निर्माण के कारण और उद्देश्य प्लस सिद्धांत, इन सभी चीजों को प्रस्तावना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मतलब आपने देखा कि कोई भी कानून आपने बनाया है तो उसका प्रीफेस भी इसमें शामिल होगा। अगर हम बात कर रहे हैं प्रियम्बल, इसका मतलब हुआ कि प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन नहीं है। प्रियम्बल इंट्रोडक्शन से और ज्यादा व्यापक है, क्योंकि इसमें प्रीफेस भी है, उसका इंट्रोडक्शन भी है, उसके निर्माण के कारण भी बताए जाएंगे, उसके उद्देश्य हैं, उसके सिद्धांत, इन सभी बातों पर चर्चा की जाती है। उसको हम प्रस्तावना कहेंगे बतौर चैम्बर्स 20th सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार। इसी तरीके से ब्लैक लॉ डिक्शनरी भी प्रस्तावना की परिभाषा को बताती है और ब्लैक लॉ डिक्शनरी कहती है कि प्रस्तावना किसी अधिनियम का आरंभक है, मतलब जो आरंभ होता है, जिसमें उसकी स्थापना, उसके क्रियान्वयन के कारण बताए जाते हैं और उसके द्वारा मांगे जाने वाले उद्देश्यों का उल्लेख किया जाता है। मतलब ब्लैक लॉ डिक्शनरी थोड़ा सा परिभाषा को और कम करती है, जबकि चैम्बर्स 20th सेंचुरी परिभाषा को थोड़ा व्यापक करती है। तो ये एक परिभाषा यहां पर इसमें बताई गई। अब इन सभी बातों को ध्यान में रख करके अगर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना या किसी भी ग्रंथ की प्रस्तावना के बारे में देखें कि इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं और क्या क्या स्थितियां हैं, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। प्रस्तावना अर्थात प्रस्तावना में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी। सबसे पहला शामिल होगा प्रीफेस। जब आप किसी प्रस्तावना को लिखते हैं, चाहे वो संविधान की प्रस्तावना हो या किसी बुक की प्रस्तावना हो या कोई भी ग्रंथ आप लिख रहे हो, इनफैक्ट कोई भी निबंध लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, तो प्रस्तावना में प्रीफेस शामिल हो जाएगा। प्रीफेस के साथ साथ उसका इंट्रोडक्शन शामिल हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के साथ साथ वो जो भी आप लिख रहे हैं उसके कारण क्या हैं, उन कारणों के बारे में चर्चा की जाएगी। इसके बाद क्या उद्देश्य हैं और किन किन सिद्धांतों के आधार पर आपने इस पर काम किया। मतलब अगर हम इस परिभाषा को इस दृष्टिकोण से परिभाषित करें प्रस्तावना को, तो प्रस्तावना का अर्थ है
किसी भी ग्रंथ का पूर्व कथन, परिचय, उसके लिखने के कारण, उद्देश्य और उसमें बताए गए सिद्धांतों का संकलन, इसको प्रस्तावना कहा जाएगा। तो प्रस्तावना एक किसी भी ग्रंथ का एक ऐसा भाग होता है जिसमें पूर्व कथन, परिचय, कारण, उद्देश्य और समाहित किए गए सिद्धांतों को शामिल किया जाता है। तो ये तो एक ऑल ओवर परिभाषा हो गई प्रस्तावना की। अब चर्चा करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना की स्थिति क्या है। भारत का संविधान की शुरुआत में ही आपने देखा कि प्रस्तावना लिखी गई है। हालांकि प्रस्तावना सबसे अंत में लिखी गई थी, तो लेकिन जब आप संविधान पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप उसका प्रस्तावना पढ़ते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना कुछ इस रूप में आपको देखने को मिलती है। ये प्रस्तावना है, इसका एक फोटो मैंने लगाया हुआ जो आपको बहुत स्पष्ट तो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसका पिक्चर बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसमें जो जो चीजें शामिल की जाती है, जैसे कि भारतीय संविधान की शुरुआत ये प्रस्तावना से होती है, जिसमें भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में चर्चा की जाती है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, जिसमें भारतीय राज्य के उद्देश्य क्या हैं, भारतीय संविधान के कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हमें अपने राज्य को अर्थात इंडियन नेशन को आगे बढ़ाना है, उन सभी को सुरक्षित करने के लिए प्रस्तावना के अंतर्गत एक प्रतिबद्धता को व्यक्त किया गया है। इसके बाद प्रस्तावना का निर्माण अगर हम देखें तो संवैधानिक सलाहकार श्री बी.एन. राव के द्वारा इस प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया गया था, जिसे उन्होंने 30 मई 1947 अपने ज्ञापन में पहली बार प्रस्तुत किया। आगे चलकर के 7 अक्टूबर 1947 को इसे पुनः एक मसौदे के रूप में प्रस्तुत किया गया और इसके बाद फिर संविधान सभा में एक व्यापक विचार विमर्श हुआ और फिर संविधान में प्रस्तावना को स्थान दे दिया गया। बी.एन. राव साहब ने इसके बारे में कहा है कि प्रस्तावना में संविधान का सार उल्लिखित है और सार उल्लिखित करने का प्रयास किया गया है। तो इसलिए आप ये स्टेटमेंट में ध्यान रखेंगे कि बी.एन. राव ने कहा है कि प्रस्तावना में संविधान का सार उल्लिखित करने का प्रयास किया गया है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि आखिर जो प्रस्तावना है वो हमें क्या बताती है। तो साधारण शब्दों में हम कहें तो प्रस्तावना हमारे 4 प्रश्नों का जवाब देती है जो हमारे जहन में सबसे पहले उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कोई पुस्तक दूं पढ़ने के लिए कि आप इस पुस्तक को पढ़िए, तो आपके जहन में सबसे पहला सवाल क्या आएगा? क्यों पढ़ूं मैं इसको? फिर आएगा किसने ये पुस्तक को लिखा है, इस पुस्तक में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। ऐसे ही उस पुस्तक के स्थान पर अगर हम आपको संविधान दें तो सबसे पहला प्रश्न आएगा कि संविधान का स्रोत क्या है, किसने बनाया, कौन इस संविधान का पालन करेगा। मतलब हमारी प्रस्तावना हमारे 4 खास प्रश्नों का जवाब देती है जो हमारे जहन में सबसे पहले उत्पन्न होते हैं, जिसमें से पहला सवाल है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। यह प्रस्तावना बताती है, अर्थात व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी सवाल में यह भी स्पष्ट रहता है कि संविधान का पालन हम क्यों करें, वाई वी ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। यह प्रश्न पहला प्रश्न है जिसका जवाब हमारी संविधान की प्रस्तावना हमें देती है। दूसरी बात आती है, दूसरा प्रश्न जो प्रस्तावना के द्वारा आंसरित किया जाता है वो है भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। इसके बारे में यह बताती है और जैसा कि आगे चलकर के हम देखेंगे कि क्या बताती है, क्या क्या प्रस्तावना में शामिल किया गया है। तीसरा सवाल हम देखेंगे कि भारतीय संविधान किन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रावधान करेगा। इस संविधान के अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्य हमें शामिल करने हैं, कौन कौन से हमने किए हुए हैं। इसके बाद चौथा सवाल का जो जवाब ये देती है हमारे, वो है कि संविधान के आत्मार्पित करने की तिथि क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब शामिल किया गया, कब हमने एडॉप्ट किया, किस किस तरीके से इसको स्वीकार किया गया। ये 4 प्रश्नों का जवाब हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना देती है। इन चारों का एक एक करके हमें अध्ययन करना है। मैंने आपको पहले बता दिया कि हमें
प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रख करके इसका अध्ययन करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं पहले जब प्रश्न का। पहला प्रश्न हमारा यह है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है और हम संविधान का पालन क्यों करें, क्या कारण है हम संविधान का पालन करें। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित कुछ शब्द, हम भारत के लोग, यहां से प्रस्तावना हमारी शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और फिर ये जो पॉइंट्स लिखे हैं यहां पूरा संविधान लिखा हुआ है। इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये 4 शब्द हो गए। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये 4 शब्द हमारे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं। पहली बात तो ये बताते हैं हमें कि भारत के लोगों ने ही इस संविधान को निर्मित किया है, अर्थात भारत के लोग ही इस संविधान का स्रोत हैं। ये बता देते हैं हम भारत के लोग। मतलब क्या हुआ कि ये जो संविधान है वो भारत के लोगों से उत्पन्न हुआ है और भारत के लोग ही संप्रभु हैं। दूसरी बात यहां पर स्पष्ट होती है कि भारत लोग ही संविधान को प्रमाणिक और पवित्र बनाते हैं, क्योंकि संप्रभु के द्वारा निर्मित किया गया कोई भी कानून प्रमाणित होता है और पवित्र होता है। ये संविधान के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि संविधान हमारे उद्देश्यों और आकांक्षाओं को पूरा करेगा। इस तरीके से आपने देखा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ये शब्द हमें स्पष्ट कर देते हैं कि यह संविधान हमने बनाया है। तो जब हमने बनाया है तो इस संविधान का पालन भी कौन करे? हमें ही पालन करना होगा। मेड बाय द इंडियन पीपुल्स, ओबे बाय इंडियन पीपुल्स। तो इस तरीके से पहले प्रश्न का जवाब तो हमें मिल गया इन शब्दों से। तो आइए अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना हमारे दूसरे किस प्रश्न का जवाब देती है। दूसरा प्रश्न क्या है? वो है भारतीय राज्य की प्रकृति क्या होगी, इंडियन नेचर क्या होगा। ऐसी स्थिति में 5 सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बताए गए हैं जिनके आधार पर भारतीय राज्य काम करेगा। उनमें पहला सिद्धांत है हमारा प्रभुत्व संपन्नता। भारतीय राज्य हमेशा एक संप्रभु संपन्न रहेगा। दूसरा समाजवाद, तीसरा पंथ निरपेक्षता, चौथा लोकतांत्रिक और पांचवा गणराज्य। भारतीय राज्य की ये प्रकृति है, नेचर है। अब इनमें से हमें एक एक करके देखना है। सबसे पहले आप देखिए, भारतीय संविधान प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। पहली प्रकृति है हमारी प्रभुत्व संपन्नता। अब यहां पर बात आती है कि प्रभुत्व संपन्नता के बारे में जैसा आपने अभी देखा कि प्रस्तावना के आरंभिक शब्द जो कहते हैं हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ये प्रस्तावना को स्पष्ट कर देते हैं कि भारत के लोग ही संप्रभु हैं। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि संप्रभुता का अर्थ क्या है। जैसे प्रस्तावना ने ये तो बता दिया कि भारत के लोग ही संप्रभु हैं, तो ये संप्रभु क्या होता है? संप्रभु का मतलब होता है जिसके आदेशों का पालन करने के लिए प्रत्येक बाध्य हो, किंतु वह किसी के आदेशों का पालन न करता हो, उसे संप्रभु कहा जाता है। अर्थात जिसके आदेशों का पालन करने के लिए प्रत्येक बाध्य हो किंतु वह किसी के आदेशों का पालन ना करता हो। भारत में संप्रभु कौन है वो आपने स्पष्ट देख लिया, भारत के लोग ही संप्रभु हैं। यह परिभाषा यह बताती है कि भारतीय संप्रभुता की कौन कौन सी विशेषताएं होंगी, कौन कौन से फीचर्स भारतीय संविधान की प्रस्तावना के होते हैं। तो सबसे पहली बात कि संप्रभु आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टिकोण से स्वतंत्र होगा, पूर्ण स्वतंत्रता का यह उपभोग करता है, किसी के आदेशों का पालन मान करने के लिए यह बाध्य नहीं होता है। आंतरिक और बाह्य नीतियों को निर्धारित करने का दायित्व इसी का होता है और यही नीतियां बनाता है। अंतरराष्ट्रीय दायित्वों में किसी बाध्यता के कारण नहीं बल्कि स्वेच्छा से अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को एक्सेप्ट करता है। इसकी चौथी खास विशेषता होती है
कि संप्रभु किसी क्षेत्र को प्राप्त कर सकता है और किसी भी खंड को वो परित्याग भी कर सकता है। अर्थात संप्रभु पूर्ण स्वतंत्र है। संप्रभु के ऊपर ना तो आंतरिक दृष्टिकोण से कोई बाध्यता होती है और ना ही बाहरी दृष्टिकोण से कोई बाध्यता होती है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये संप्रभु रहता कहां है साहब? ये डिपेंड करता है उस राज्य की प्रकृति पर। संप्रभुता का निवास राज्य की प्रकृति के आधार पर बदलता रहता है। जैसे आप देखिए कि अगर शासन व्यवस्था राजतांत्रिक है तो संप्रभु राजा के पास रहेगा, शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है तो संप्रभु जनता के पास रहेगा, कुलीन तांत्रिक है तो संप्रभु कुलीनों के पास रहेगा, सैन्य तांत्रिक है तो सेना के पास रहेगा। मतलब संप्रभु का स्थान परिवर्तनशील रहता है, संप्रभु बदलता रहता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ये लोगों के पास रहता है और आप जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में भारतीय संप्रभु कहां रहेगा? भारत के लोगों के पास। जैसा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि हम भारत के लोग, मतलब संप्रभु कौन हुआ? हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं तो भारतीय संप्रभुता भारत के लोगों के पास रहती है। अब कई बार यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हमारे संविधान को बनाया तो हमारी संविधान सभा ने था, तो क्या संविधान सभा संप्रभु सभा थी? बिल्कुल, संविधान सभा एक संप्रभु सभा थी। क्यों संप्रभु सभा थी? क्योंकि उसका निर्माण भारत के लोगों के द्वारा किया गया था। संविधान सभा में भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व था, यहां तक कि छोटा सा समुदाय दाऊदी बोहरा कम्युनिटी जो महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है, उसका भी प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान सभा में था। ऐसी स्थिति में संविधान सभा अप्रत्यक्ष तौर पर भारत के लोगों के द्वारा ही बनाई गई थी, इसलिए संविधान सभा एक संप्रभु सभा थी, एक संप्रभु की प्रतिनिधि सभा थी। मतलब पहला सिद्धांत जो हमारी राज्य की पहली प्रकृति है वो आपको स्पष्ट हो गई कि हम एक प्रभुत्व संपन्न देश हैं। हमारी प्रकृति क्या है? सॉवरेन। हम किसी के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, यह हमारी संविधान की प्रस्तावना ने हमें बता दिया। दूसरी प्रकृति है हमारी समाजवाद की। भारत कैसा देश है? एक सेक्युलर स्टेट है, समाजवादी राज्य। अब बात आती है कि यह समाजवादी राज्य का मतलब क्या होता है। तो अगर हम भारत के संविधान के बारे में देखें कि भारतीय संविधान में समाजवाद की स्पष्टता क्या है, तो मूल संविधान में तो समाजवाद नहीं था। आपने देखा ही 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको शामिल किया गया था। हालांकि भारतीय संविधान में समाजवाद की कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है, किसी तरीके से इसको परिभाषित नहीं किया गया और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इसको शामिल किया गया। लेकिन थोड़े से रूप में हम इस समाजवाद को थोड़ा परिभाषित कर लेना आवश्यक होता है। समाजवाद के दो तरीके से अर्थ निकाले जा सकते हैं। समाजवाद, एक तो इसका सैद्धांतिक अर्थ और एक इसका भारतीय परिप्रेक्ष्य में अर्थ। भारतीय परिप्रेक्ष्य, सैद्धांतिक अर्थ का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्लस वितरण और विनियमन, इनके संसाधनों पर अगर सार्वजनिक स्वामित्व होता है, सार्वजनिक स्वामित्व, तो उस व्यवस्था को हम समाजवाद कहते हैं। यहीं पर अगर इन संसाधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व आ जाए तो व्यवस्था पूंजीवादी हो जाती है। तो सैद्धांतिक तौर पर उत्पादन, वितरण और विनियमन के संसाधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण होना यह इंडिकेट करता है कि वो व्यवस्था समाजवादी है। लेकिन इस अर्थ को हमने भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्वीकार नहीं किया। भारतीय परिप्रेक्ष्य में भले ही समाजवाद को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन
स्पष्ट किया गया है कि भारतीय समाजवाद का अर्थ है समान अवसर, अर्थात सभी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए हर क्षेत्र में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 भी इस बात को स्पष्ट करता है। सामाजिक न्याय होना चाहिए और गरीबी उन्मूलन का काम होना चाहिए। मतलब भारतीय समाजवाद का अर्थ है कि हम समान अवसर, सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन के संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करें तो हमारी व्यवस्था कैसी हो जाएगी? एक समाजवादी व्यवस्था हो जाएगी। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये जो हमने समाजवादी व्यवस्था अपनाई है, इसके संबंध में पंजाब राज्य बनाम दीवांस मॉडर्न ब्रूअरीज लिमिटेड, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश हुआ करते थे बीपी जीवन रेड्डी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष अभिव्यक्तियों की कोई निश्चित परिभाषा नहीं हो सकती, लेकिन भारतीय समाजवाद लास्की के लोकतांत्रिक समाजवाद से अधिक निकट है। अब यहां पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि साहब ये लास्की का लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है? किस तरीके की प्रवृत्तियां लास्की के लोकतांत्रिक समाजवाद में हैं? तो लास्की के लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब हुआ कि वहां पर पूंजीवाद और समाजवाद के दोनों गुण हैं। लोकतांत्रिक से आशय यहां पर यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति के बारे में एक्सप्रेस करने का अधिकार है। सारी स्थितियां उसको प्राप्त है, लेकिन समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियां भी हैं, उत्तरदायित्व भी है। तो ये पंजाब राज्य बनाम दीवांस मॉडर्न ब्रूअरीज के केस में इस बात को स्पष्ट किया गया। अब यहां पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि समाजवाद की अवधारणा को लेकर के न्यायपालिका ने क्या क्या निर्णय दिए हैं। तो इन सब के बारे में मैं एक अलग से, जिसमें वो सारी चीजें होंगी कि भारतीय समाजवाद क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने समाजवाद को और ज्यादा मजबूत स्ट्रेंथन करने के लिए कौन कौन से निर्णय दिए, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर हम समाजवाद को इसमें शामिल करते हैं, इसलिए हम अलग से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अभी यहां पर आप सिर्फ इतना जानते रहिए कि समाजवाद 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया। समाजवाद का आशय जो हमने देखा है वो है कि हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करना है। समाजवाद में गरीबी उन्मूलन है, कल्याणकारी व्यवस्था है, ये सारी चीजें शामिल हैं। और बीपी जीवन रेड्डी ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवाद की हमारे यहां पर कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। ठीक, इसके बाद एक अलग हम वीडियो बनाएंगे, उस पर हम समाजवाद को डिफाइन करेंगे। अब तीसरी बात देख लेते हैं हम, पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता भी 42वें संविधान संशोधन से पहले नहीं था, इसको भी 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया। तो पंथ निरपेक्षता क्या है? सामान्य शब्दों में यह कह दिया जाता है कि पंथ निरपेक्षता मतलब एक सेक्युलरिज्म। भारतीय स्थिति में देखा जाए सर्वधर्म समभाव, पंथ निरपेक्षता का आशय हुआ सर्वधर्म समभाव। लेकिन यही इसकी एक परिभाषा नहीं है। अगर इस परिभाषा को हम और स्पष्ट करें कि भारतीय पंथ निरपेक्षता की स्थिति क्या है, पंथ निरपेक्षता का आशय क्या है, तो बहुत सारी परिभाषाएं डेवलप हुई हैं। जैसे इसको परिभाषित करने से पहले हमें सबसे पहले धर्म के बारे में जानना होगा, हमें संप्रदाय के बारे में जानना होगा कि क्या है, हमें रिलीजन के बारे में जानना होगा, रिलीजन क्या है, और फिर हमें पंथ की परिभाषा देखनी पड़ेगी। तब जाकर के हम सेक्युलरिज्म के बारे में डिफाइन कर पाएंगे कि आखिर ये है क्या। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको शामिल किया गया। धर्म का मतलब अगर गांधी के आधार पर देखा जाए तो मानव का मानव होने के नाते प्रेम धर्म कहलाता है। संप्रदाय का मतलब मनुष्य का किसी विशिष्ट रीति रिवाज, विशिष्ट धर्मावलंबी आचरण करने वाले के साथ प्रेम, यह संप्रदाय हो गया। रिलीजन मतलब किसी विशिष्ट वर्ग के साथ प्रेम, और पंथ का मतलब
क्रीड अर्थात किसी विशिष्ट पूजा अर्चना, कर्मकांड, रीति रिवाजों का पालन करने वाले के साथ प्रेम। तो इन सब का अर्थ निकालने के बाद ही हम पंथ निरपेक्षता देखेंगे। इसको भी हम अलग से पढ़ेंगे पंथ निरपेक्षता को। बस यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि पंथ निरपेक्षता 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। भारतीय पंथ निरपेक्षता और यूरोपीय पंथ निरपेक्षता में अंतर है। यूरोपीय पंथ निरपेक्षता अर्थात यूरोप में सेक्युलर शब्द का अर्थ है धर्म के बिना राजनीति, लेकिन भारत में सेक्युलर शब्द का अर्थ है पंथ निरपेक्षता, जहां पर किसी भी विशिष्ट पूजा अर्चना, कर्मकांड, रीति रिवाज का पालन करने वाले व्यक्ति के साथ प्रेम। तो हम पंथ निरपेक्ष हैं, यहां पर हम इनको शामिल नहीं करते। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको शामिल कर लिया गया था और इसके बाद यह अपनी स्थितियों को आगे बढ़ाता चला गया, जिसके बारे में हम देखेंगे। अभी कुछ दिनों पहले अगर आप देखें पंथ निरपेक्षता के संबंध में, तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये कंटेंट मैंने दे दिया है आपको। प्रधानमंत्री साहब ने स्टेटमेंट दिया था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने, कि योजनाओं का सैचुरेशन ही सच्चा सेक्युलरिज्म है। वर्ष 2023 में जब राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार पर चर्चा चल रही थी, तो उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि योजनाओं का सैचुरेशन ही सच्चा सेक्युलरिज्म है। मतलब यह हुआ कि भेदभाव की हर गुंजाइश को खत्म कर देना ही सेक्युलरिज्म है। मतलब यह हुआ कि भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की सारी आशंकाओं को समाप्त कर देना ही सेक्युलरिज्म है। सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सेक्युलरिज्म है। हर योजना के लाभ को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाना ही सेक्युलरिज्म है। ऐसा प्रधानमंत्री ने अपने इस सेक्युलरिज्म के डेफिनेशन में एक्सप्लेन करते हुए कहा। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि सेक्युलरिज्म मतलब भेदभाव की हर गुंजाइश को समाप्त कर देना। सेक्युलरिज्म मतलब भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की सारी आशंकाओं को समाप्त कर देना। सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। हर योजना के लाभ को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाना ही सेक्युलरिज्म है। ठीक, इसके बारे में भी हम जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने किस किस तरीके से बातें करी हैं, वो हम लोग चर्चा कर लेंगे एक अलग से। कौन कौन से निर्णयों में क्या क्या कहा। और अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि सेक्युलरिज्म के शब्द में संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघ के मामले में भी निर्णय दिए थे। तो ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्युलरिज्म के संबंध में दिए हैं, तो उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर नहीं। यहां पर सिर्फ आपको इतना ही जानते रहना है कि सेक्युलरिज्म 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आया। भारतीय पंथ निरपेक्षता और सेक्युलर जो यूरोपीय सेक्युलरिज्म है उसमें अंतर है। अब यहां पर बात करते हैं एक अलग और लोकतांत्रिकता कि साहब ये लोकतांत्रिक स्थिति क्या है, लोकतांत्रिकता का अर्थ क्या है। ये डेमोक्रेटिक सिंबल्स आपने बनाया हुआ देखा है। इसमें डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है, तो अगर साधारण तरीके से देखा जाए, जनसाधारण या जनता का शासन ही लोकतंत्र होता है। इसमें सत्ता का अंतिम सूत्र जनता के हाथों में होता है, ताकि जनता उसका प्रयोग करके जनता के हितों में कोई भी निर्णय लेने के लिए सरकार का चयन कर सके। लोकतंत्र शब्द ये इंडिकेट करता है कि संविधान एक ऐसी सरकार के गठन का निर्देश दे जो लोगों से सत्ता का अधिकार प्राप्त करता हो। अर्थात विधायकों का निर्वाचन भारत के लोगों के द्वारा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि विधायक जो सांसद और विधायक हैं वो मनोनीत कर लिए जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिकता का अर्थ है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मतदाताओं की रक्षा, अल्पसंख्यकों की रक्षा, इन सब के बारे में लोकतांत्रिक आधार हो। सर्वोच्च न्यायालय ने
इसके संबंध में बहुत सारे निर्णय दिए हैं लोकतांत्रिकता बनाए रखने को लेकर के। जैसे आप देखिए कि लोकतांत्रिकता को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट अनेक डिसीजन देता है। सबसे पहला निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद, ये जो केस है इसका मूल संरचना सिद्धांत आप जानते होंगे केशवानंद भारती में ही दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार जैसे मूल तत्वों को समाप्त नहीं कर सकती। यह फैसला लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है। अब यहां पर लोकतंत्र शब्द है, अर्थात लोकतंत्र संविधान की मूल संरचना का अंग है। ऐसा किसने स्पष्ट कर दिया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने। इसको आपको ध्यान में रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन का पार्ट है। दूसरी बात आती है इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण का एक केस आया था 1975 में, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव ये मूल संरचना का हिस्सा है, अतः संसद इन्हें समाप्त नहीं कर सकती। यहां पर भी इस केस में भी, इंदिरा नेहरू के केस में भी स्पष्ट कर दिया गया था कि डेमोक्रेसी एक महत्वपूर्ण स्थिति है। इसी केस में यह भी कहा गया था कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, अतः प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। आपको याद होगा इस केस में प्रधानमंत्री और स्पीकर को अतिरिक्त प्रोटेक्शंस देने की बात की गई थी। तो इससे पहले 1975 में ही एक 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था जिसमें प्रधानमंत्री और स्पीकर के इलेक्शन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई थी। हालांकि आगे चल करके 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया। तो इंदिरा नेहरू गांधी के केस में कहा कि लोकतंत्र मूल संरचना का हिस्सा है। इसी केस में कहा विधि के समक्ष सभी समान हैं, अतः प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। इस निर्णय में स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में शासक भी जवाबदेह होते हैं। तो यह ध्यान रखना है आपको कि इंदिरा नेहरू गांधी के केस में इस तरीके की बातें आई। नेक्स्ट स्थिति आई मेनका गांधी का केस। 1978 में मेनका गांधी का केस आया जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांत को आधार बनाया गया था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दिया गया था। इस केस में कहा गया है कि कानून केवल वैध ही नहीं, न्याय संगत और तर्क संगत भी होने चाहिए। इसी केस में यह कहा गया कि लोकतंत्र, आप देखो, केवल चुनाव नहीं बल्कि नागरिक स्वतंत्रता भी है। तो डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ सिटीजन को भी शामिल कर लिया गया। मेनका गांधी के केस में भी लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए। इसके बाद एक और केस आया मिनर्वा मिल का 1980 में, जहां पर मौलिक सिद्धांत शक्ति संतुलन का सिद्धांत हुआ करता था और यहां पर कहा गया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों लोकतंत्र के लिए जरूरी हैं। अर्थात डेमोक्रेसी के बेस में फंडामेंटल राइट को भी शामिल किया गया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी शामिल किया गया। इसी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद की असीमित शक्ति लोकतंत्र के लिए खतरा है। अर्थात संसद असीमित नहीं है, लिमिटेड गवर्नमेंट का स्थिति है। इसीलिए हमने कहा कि यह शक्ति संतुलन सिद्धांत को मजबूत करता है। इसके बाद नेक्स्ट आया एसआर बोम्मई का केस। एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ का केस 1994 में आया। इसमें भी इसका जो सिद्धांत था वो संघीय ढांचा और धर्मनिरपेक्षता था, जहां पर कहा गया था कि राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग नहीं कर सकते। आपको याद हो कि इमरजेंसी को लेकर के इस केस की खासी चर्चा होती है, राज्यपाल की शक्तियों को लेकर के इस केस की खासी चर्चा होती है। तो इसी में कहा गया कि राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग, राष्ट्रपति शासन मतलब अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। इसी केस में यह कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना है।
राज्यों की लोकतांत्रिक सरकारों की रक्षा होनी चाहिए। तो यह भी डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। एक और मुकदमा आया लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, वो था पीयूसीएल बनाम भारत संघ का केस 2003 में, जिसका सिद्धांत था मतदाता का अधिकार। मतदाता के अधिकार को लेकर के इस केस में डिसीजन दिया गया कि मतदाताओं को उम्मीदवारों की जानकारी पाने का अधिकार है। जैसे आपको यह अधिकार है कि जो उम्मीदवार है आपका वो कैसा है, क्या करता रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, यह सब जानने का अधिकार है। इसका मतलब हुआ कि सूचित मतदाता मजबूत लोकतंत्र। अगर मतदाता को अपने जनप्रतिनिधि के बारे में सारी जानकारी है तो लोकतंत्र मजबूती की तरफ बढ़ेगा। आगे चलकर के एक और डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का 2018 का केस था, जिसका सिद्धांत था समानता और गरिमा को मजबूत करना। इसमें यह कहा गया था कि जो एलजीबीटीक्यू समुदाय होता है उसको समान अधिकार प्राप्त है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा। मतलब इसको भी डेमोक्रेसी से जोड़ा गया और लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा को अनिवार्य बताया गया। ये केस सारे के सारे डेमोक्रेसी को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से आए। एक और अभी रिसेंटली केस आया था अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ का केस 2020 में, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित केस है और जहां पर यह कहा गया था कि इंटरनेट अभिव्यक्ति और व्यापार का हिस्सा है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति पर अनावश्यक रोक असंवैधानिक है। तो अनुराधा भसीन के केस में भी डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए अनेक निर्णय दिए गए। तो यह आपने देखा कि 4 सिद्धांत। पहला सिद्धांत यहां पर समाजवादी, जिसकी चर्चा हम अलग से करेंगे, मैंने आपको कहा। पंथ निरपेक्षता की चर्चा भी हम अलग से करेंगे। लोकतांत्रिकता पर भी हमने चर्चा कर ली। अब 5वां सिद्धांत आता है रिपब्लिकनिज्म, अर्थात गणतंत्र। गणतंत्र क्या है? सामान्य भाषा में तो वैसे आप लोग ये सुनते रहे हैं कि रिपब्लिकनिज्म मतलब जिस देश का मुखिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना गया हो उसे गणतंत्र कहा जाता है। साधारण भाषा में इसी अर्थ को लिया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में यह गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र का वास्तविक अर्थ होता है जहां का राष्ट्र प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित हो और राष्ट्र प्रमुख से लेकर के साधारण नागरिक तक अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति उत्तरदायी हो, उसे हम गणतंत्र कहते हैं। अर्थात अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप अपने कर्तव्य के प्रति उत्तरदायी हो, मैं शिक्षक हूं तो मैं अपने कर्तव्य के प्रति उत्तरदायी हूं, प्रधानमंत्री अपने कर्तव्य के प्रति उत्तरदायी। जब हर नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा तो उसे कहा जाएगा गणराज्य। गणराज्य लोकतंत्र की उच्च अवस्था होती है, उच्चतम अवस्था। ऐसी स्थिति में हम यह चर्चा कर सकते हैं यहां पर कि डेमोक्रेसी जब मजबूत होती चली जाती है तो रिपब्लिकनिज्म आता है। रिपब्लिकनिज्म इज हाई स्टेज ऑफ डेमोक्रेसी और यह बड़े आसानी से बढ़ती है। जैसे आप देखिए कि सबसे पहले एक प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र पैदा होता है। प्रतिनिध्यात्मक, इस प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में सारे निर्णय जनप्रतिनिधि के द्वारा लिए जाते हैं। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र थोड़ा और आगे बढ़ता है तो विमर्शी लोकतंत्र आता है। विमर्शी, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। और यह जब और आगे बढ़ता है तो भागीदारी लोकतंत्र का जन्म होता है। भागीदारी लोकतंत्र अगर आ गया तो हर कर्तव्य में साधारण जन की भागीदारी होना शुरू हो जाती। ये जब भागीदारी डेमोक्रेसी और ज्यादा मजबूत हो जाती है तो जन्म होता है गणतंत्र का। ये लोकतंत्र की अवस्थाएं जब पार कर जाती हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी, रिपब्लिकनिज्म डेमोक्रेसी का हाई स्टेज होता है। रिपब्लिकनिज्म इज हाई स्टेज ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहां आपने चर्चा की ये 5 शब्दों की, 5 शब्द स्पष्ट कर लिए हमने कि कौन कौन सी स्थितियां यहां पर देखने को मिली हैं। अब तीसरा लक्ष्य है हमारा। 5 शब्द आपने देखा, प्रभुत्व संपन्नता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य।
अगर कोई आपसे पूछे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन सिद्धांतों पर आधारित है या भारतीय संविधान किन सिद्धांतों पर आधारित है, तो इन 5 शब्दों को हम बताएंगे। अब तीसरा प्रश्न जिसका जवाब हमारे संविधान की प्रस्तावना हमें देती है वो है भारतीय संविधान किन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रावधान करता है, कौन कौन से लक्ष्य हमें प्राप्त करने हैं, यह हमारे संविधान की प्रस्तावना हमें बनाती है। तो हमारे यहां पर जो लक्ष्य बताए गए हैं वो पहला लक्ष्य है न्याय, इनको क्रम से ध्यान रखना। दूसरा लक्ष्य है स्वतंत्रता, तीसरा लक्ष्य है समानता और चौथा लक्ष्य है अखंडता, फ्रेटर्निटी। एक एक करके अगर हम चर्चा करें तो न्याय का क्या आशय है? न्याय का आशय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला लक्ष्य इसको शामिल किया गया है। सामाजिक न्याय का मतलब हुआ कि समाज में सामाजिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की अनुपस्थिति होनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति विशेषाधिकार प्राप्त ना हो। जाति, पंथ, रंग, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जाति, पंथ, रंग, धर्म, लिंग या जन्म स्थान, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में इस उक्ति को शामिल किया गया है। तो ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यह भारतीय संविधान के किन उपबंधों में शामिल किया गया है? और वहां पर ऑप्शन क्या बताए जा सकते हैं? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक न्याय। तो ध्यान रखें कि सामाजिक न्याय में भी यही आधार बताए गए हैं कि सामाजिक न्याय में जाति, पंथ, रंग, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। अगली बात, समाज के सभी प्रकार के शोषण की समाप्ति होगी, किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 23 में शोषण को एक्सप्लेन किया गया है। शोषण का मतलब ऐसा कर्तव्य आपसे नहीं करवाया जाएगा जो आपकी गरिमा और आपकी इच्छा के विरुद्ध हो। तो सामाजिक न्याय का यह आशय हो गया। इसके बाद संविधान स्पष्ट करता है आर्थिक न्याय को। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है? आर्थिक न्याय का मतलब है आय, धन और आर्थिक स्थिति के आधार पर व्यक्ति और व्यक्ति के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब किसी की आर्थिक स्थिति के आधार पर उसका शोषण नहीं हो सकता। धन का समान वितरण हो, आर्थिक समानता हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जब आप जाएंगे तो वहां अनुच्छेद 39 बी और सी इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से। उत्पादन वितरण के साधनों पर एकाधिकार का अंत हो, 39 बी। आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, आर्टिकल 39 सी, जो प्रस्तावना में भी कहा गया है। सभी को अपनी आजीविका कमाने के पर्याप्त अवसरों की उपलब्धता हो, यह अर्थ होता है हमारे यहां पर आर्थिक न्याय का। अब बात आती है राजनीतिक न्याय क्या है। राजनीतिक न्याय मतलब राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी के लिए लोगों के पास समान, स्वतंत्र और निष्पक्ष अवसर होने चाहिए। समान, स्वतंत्र और निष्पक्ष अवसर। राजनीतिक न्याय का मतलब हुआ कि बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को समान राजनीतिक अधिकार देने के लिए संविधान खड़ा है। भारत का संविधान एक उदार लोकतंत्र प्रदान करता है जिसमें सभी लोगों को भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। तो ये आप देखिए कि न्याय, कितनी प्रकृति का न्याय हमें प्राप्त हुआ? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्रकृति हमें प्राप्त हुई। दूसरा जो लक्ष्य है हमारे संविधान का वो है स्वतंत्रता। ये दूसरा प्रमुख उद्देश्य है, सेकंड। अब इसका मतलब क्या है प्रस्तावना के आधार पर? तो इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास
और उपासना, पूजा उपासना, अर्थात थॉट, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इसकी आजादी प्रदान की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना का अधिकार है। तो यह दूसरी अभिव्यक्ति है, दूसरा लक्ष्य है हमारा। तीसरा लक्ष्य है हमारा समानता। समानता का मतलब यह इक्वालिटी। मूल संविधान मतलब जब 1950 में आया तो आपने देखा कि अनुच्छेद 14 में समानता के बारे में बताया गया है। समानता के बारे में आर्टिकल 14 चर्चा करता है, जिसका तीसरा लक्ष्य के तौर पर रखा गया इक्वालिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अब यहां दो शब्द हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 स्पष्ट कर देता है, जिसका मतलब यह हुआ कि स्थिति की समानता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति विधि के अधीन है और प्रत्येक व्यक्ति को विधि समान अवसर प्रदान करती है। लेकिन ध्यान रहे, जो व्यक्ति विधि का उल्लंघन करता है उसे समानता का अधिकार प्राप्त नहीं होता। जैसे अगर एक छाता की कल्पना की जाए ये, और इस छाता के नीचे कुछ लोग खड़े हैं, अब इनमें से जब तक छाता के नीचे खड़े हुए हैं तो छाता सबको बराबर मात्रा में छाया दे रहा है, लेकिन अगर एक व्यक्ति यहां से उठ करके और यहां खड़ा हो जाए तो क्या छाता इसको छाया देगा? नहीं देगा। इसका मतलब है कि ये जो संविधान है, ये विधि है, इसके अंदर जब तक आप रहते हैं तभी विधि के समक्ष आप समान हैं। अगर आपने विधि का उल्लंघन करके बाहर चले गए तो दंड का प्रावधान भी है। तो समानता मतलब स्थिति की समानता और अवसर की समानता, इन दोनों बातों के बारे में चर्चा की। यह हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हमारा तीसरा लक्ष्य। अब बात आती है चौथा लक्ष्य, अखंडता हमारा चौथा लक्ष्य है। हालांकि मूल कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में यह शामिल नहीं किया गया था, शब्द नहीं था। 1976 में आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन किया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और इस शब्द को शामिल किया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा एक शब्द जोड़ा गया, राष्ट्र की एकता और अखंडता। यह प्रस्तावना में है। भले ही एकता और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है, लेकिन संविधान की मूल संरचना में यह शामिल है। और 1973 केशवानंद भारती के तहत भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन में राष्ट्र की एकता और अखंडता को शामिल किया गया था। बाद में 76 में इसको संविधान की प्रस्तावना के चौथे लक्ष्य के तौर पर शामिल कर लिया गया। अब इस अखंडता को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे निर्णय अखंडता के बारे में भी दिए गए हैं। एक एक करके हम कुछ निर्णयों को चर्चा करते हैं। मैंने एक टेबल के तौर पर इनमें रखा है कि जहां अखंडता शब्द के बारे में चर्चा हुई है, ताकि आप ध्यान रहें, क्योंकि मैं आपको रिकॉल करवाऊं, हम लोग प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रख करके कर रहे हैं, इसलिए वहां पर केसेस बहुत मायने रखते हैं। तो पहला केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संविधान की मूल संरचना को बदला नहीं जा सकता, यह कहता है। और इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्र की एकता और अखंडता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, जिसको कभी बदला नहीं जा सकता। कोई भी संशोधन भारत को तोड़ने के लिए नहीं किया जा सकता, यह स्पष्ट कर दिया गया केशवानंद भारती के केस में। इसके बाद दूसरा केस आया एसआर बोम्मई का केस बनाम भारत संघ, जो वो भी एकता और अखंडता के बारे में कहता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि यदि कोई राज्य सरकार राष्ट्र की एकता और अखंडता के विरुद्ध कार्य करती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के विरुद्ध काम करती है। इसका भी इंपॉर्टेंस यह हुआ कि भारत की संघीय व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए।
आगे चल करके एक और केस आया सरदार सरोवर परियोजना को लेकर के, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, तो सरदार सरोवर परियोजना मामला बनाम भारत संघ का 2000 का केस था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि राष्ट्रीय विकास परियोजनाएं राष्ट्र की एकता और अखंडता से जुड़ी हुई होती हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय हितों को क्षेत्रीय विरुद्ध से ऊपर रखा जाना चाहिए। यह भी एकता और अखंडता के बारे में स्पष्ट करता है। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ का केस 2015 में आपने देखा होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित की जा सकती है यदि वह राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाए। इसका भी आशय यही निकलता है या यही महत्व निकलता है कि स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित होना चाहिए। इसके बाद एक और केस आया जमीयत उलेमा ए हिंद बनाम भारत संघ का केस, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखना राज्य का सर्वोच्च कर्तव्य होता है। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण है और यह कहता है कि देश विरोधी गतिविधियों पर रोक को वैध ठहराया जाए। तो ये सारे के सारे केस स्पष्ट करते हैं कि एकता और अखंडता को बनाए रखना राज्य का दायित्व है। तो आपने देखा कि ये 4 लक्ष्य जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अखंडता, इन 4 लक्ष्यों को आपने देखा। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपके चौथे प्रश्न का जवाब देती है कि चौथा प्रश्न क्या था, जिसको आपने देखा कि चौथे प्रश्न का मतलब कि संविधान को आत्मार्पित करने की तिथि क्या है। व्हाट इज द डेट ऑफ विच द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड। प्रस्तावना में ये सारी चीजें बताई गई हैं। जैसे आप देखो कि संविधान को एडॉप्ट करने का तारीख है 26 नवंबर 1949, लेकिन ज्यादातर संविधान का बड़ा भाग वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हालांकि जो प्रोविजन 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए, 26 नवंबर 1944 को, उनको लागू करने के लिए एक नया उपबंध शामिल किया गया, अनुच्छेद 394। और अनुच्छेद 394 ने स्पष्ट कर दिया कि कौन कौन से अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। इनको ध्यान रखना है आपको। ऐसा प्रश्न बनता है कि कौन कौन से उपबंध 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। तो एक तो खुद 394 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। इसके बाद अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 ये नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। इसके बाद आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये इतने उपबंध हैं जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए। बाकी पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इनके अलावा वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मतलब जो संविधान लागू हुआ उसको 26 जनवरी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, इसीलिए इस तारीख को 26 जनवरी 1950 को हम डिक्लेरेशन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस कहते हैं। और इस समय पूर्ण स्वराज प्रोक्लेम्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसी तारीख को हमने इसको स्वीकार कर लिया। तो ये हमारे प्रश्न का चौथा प्रश्न था जिसका जवाब भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने दिया। इस तरीके से आपने देखा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने हमारा पहला जवाब दिया। संविधान के स्रोत क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसा मैंने आपको बताया। संविधान का पालन कौन करेगा? हम पालन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने संविधान बनाया है। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ये शब्द इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये जवाब प्रस्तावना ने दे दिया। प्रस्तावना ने आपके दूसरे सवाल का जवाब दे दिया कि भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है। तो मैंने आपको बताया 5 सिद्धांत: लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये 5 शब्द हैं। इसके बाद भारतीय संविधान किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है? तो 4 लक्ष्य आपने देखे।
न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता और अखंडता। अखंडता शब्द है इसमें, तो ये हमारे लक्ष्य है। चौथा जो प्रश्न है, संविधान के आत्मार्पित करने की तिथि क्या है, डेट ऑफ अडॉप्टेशन। तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान आया और 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अंगों को स्वीकार। तो ये चार प्रश्नों का जवाब भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने दे दिया। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ये जो संविधान ने हमें चारों सवालों का जवाब दे दिया, तो ये प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति क्या है, इस पर प्रश्न उत्पन्न हुआ। संविधान सभा में ही इसका प्रश्न उत्पन्न हुआ। कई लोगों ने तो यह कहना शुरू कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो ऐसी स्थिति में जब संविधान सभा थी, उसी समय यह प्रश्न उत्पन्न हो गया था कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो एक परिस्थिति उत्पन्न होती है कि उद्देशिका की संवैधानिक स्थिति क्या है, अर्थात उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का अंग है या संविधान का अंग नहीं है। इसमें तीन तरीके की स्थितियां स्पष्ट होकर के आती हैं। पहला, उद्देशिका की संवैधानिक स्थिति के विरुद्ध बहुत सारे लोगों ने तर्क दिए। जैसे आप देखिए कि संविधान सभा के अंदर ही कुछ लोगों ने तर्क दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जिन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उनका पहला तर्क था क्योंकि यह संविधान का कोई अनुच्छेद नहीं है, नॉट आर्टिकल। अब आर्टिकल पावर देता है, तो जब यह आर्टिकल नहीं है तो यह सरकार को कोई सार्वभौम शक्तियां प्रदान नहीं करती है, इसलिए संविधान का अंग नहीं है। दूसरा तर्क इन्होंने दिया। तीसरा तर्क इन्होंने दिया कि यह सरकार की किसी भी शक्ति को प्रतिबंधित भी नहीं कर सकती है, इसलिए भी यह संविधान का अंग नहीं है। और चौथा तर्क इन्होंने दिया कि प्रस्तावना में उल्लिखित मूल्यों का उल्लंघन करने पर दंड का कोई प्रावधान नहीं है, नो पनिशमेंट। तो जब ना तो यह किसी अनुच्छेद का अंग है, ना ये हमें कोई सार्वभौम शक्ति प्रदान करती है, ना ये सरकार की किसी शक्ति को रोक सकती है, ना ही इसका उल्लंघन होने पर कोई दंड का प्रावधान है, तो फिर यह संविधान का अंग कैसे हुई। ऐसा कहने वाले वे लोग थे जो प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन इसके जवाब में कुछ लोगों का यह भी तर्क था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। जो लोग ये कहते थे कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, उन्होंने भी अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए। और उनका पहला तर्क था कि भले ही संविधान, उद्देशिका संविधान का कोई अनुच्छेद नहीं है या किसी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन ये सभी अनुच्छेदों का सार है, निचोड़ है, क्रस्ट ऑफ द एवरी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल। तो अनुच्छेद नहीं है, लेकिन ये सभी अनुच्छेदों का सार है, ऐसा इन्होंने तर्क दिया। और ये तर्क देकर के कहना चाहते थे कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। दूसरा तर्क इनका था कि भले ही सरकार को वैधानिक रूप से कोई ताकत ना देती हो, लेकिन नैतिक दृष्टिकोण से और आदर्शात्मक शक्तियां ये अवश्य सरकार को प्रदान करती है, ये इन्होंने दिया। तीसरा तर्क इनका हुआ करता था कि सरकार की किसी शक्ति को वैधानिक रूप से भले ही प्रतिबंधित ना करती हो, लेकिन नैतिक रूप से यह अवश्य प्रतिबंधित करती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाती है सरकार की शक्तियों पर। तो सरकार को नैतिक और आदर्शात्मक रूप से यह प्रतिबंधित करती है। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि प्रस्तावना ठीक इसी प्रकार उद्देशिका में उल्लिखित मूल्यों का उल्लंघन करने पर नैतिक दंड भी देती है। मतलब जो सवाल उन लोगों ने किए थे जो कह रहे थे कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उन्हीं के एक एक बिंदु का जवाब उन लोगों ने दिया जो ये कह रहे थे कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। लेकिन यहां मजेदार बात यह आती है कि यह बहस शुरू होने से पहले ही संविधान को लागू कर दिया गया था। संविधान के कुछ उपबंध लागू हो गए थे और प्रस्तावना को भी लागू कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में जब संविधान की प्रस्तावना और संविधान लागू हो जाए तो संविधान को अर्थान्वित करने का अर्थ न्यायपालिका के पास पहुंच जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 और संविधान के बहुत सारे ऐसे उपबंध हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि न्यायपालिका को संविधान के अर्थान्वयन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब ऐसी स्थिति में यह मुकदमा
पहुंचता है सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय से यह पूछा जाता है कि भाई साहब आप ये बताओ कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं। अब सर्वोच्च न्यायालय बेचारा बड़े तनाव में आ गया कि क्या कहूं मैं। उसके लिए एक टेंशन यह थी कि अगर मैं ये कहता हूं कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो प्रस्तावना का महत्व खत्म हो जाता है, प्रस्तावना का उतना इंपॉर्टेंस नहीं बचेगा। और अगर मैं ये कहता हूं कि प्रस्तावना संविधान का अंग है तो संसद को इसमें संशोधन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तावना पसंद तो बहुत थी, लेकिन वो बड़े दोहरे जाल में फंस गया। अगर वो ये कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है तो संसद इसको संशोधित कर देगी आगे चल करके, और अगर वो कहता है कि संविधान का अंग नहीं है तो प्रस्तावना का महत्व खत्म हो जाता है। अब बेचारा बड़ा माथापच्ची करना शुरू किया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये माथापच्ची वो करता रहा। बहुत सारे मुकदमों में उसने अपने निर्णयों को परिवर्तित भी किया। एक एक करके हम इन निर्णयों के बारे में चर्चा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सबसे पहला केस सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के आया बेरुबारी का केस 1960 में, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रस्तावना की सहायता से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा बेरुबारी के केस में कहा। अब ऐसी स्थिति अगर सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो जो लोग पसंद करने वाले थे प्रस्तावना को कि यह संविधान का अंग होना चाहिए, वो तो नाराज हो गए। अब जब वो नाराज हो गए तो बार बार पूछेंगे कि भाई साहब आप अपना निर्णय बदलो, प्रस्तावना को संविधान के अंग के तौर पर लाओ। और खुद सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता था, लेकिन इनिशियली उसने ये सोचा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। कुछ दिनों बाद 1971 फिर से केस लाया गया, इंडो पाक री एग्रीमेंट का केस था। बेसिकली ये बेरुबारी का री एग्रीमेंट ही था, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया डिसीजन दिया, थोड़ा सा स्वरूप बदला हुआ था। हालांकि इसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, किंतु यह संविधान का उत्प्रेरक है। मतलब द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक प्रस्तावना संविधान को उत्प्रेरित कर सकती है, लेकिन यह स्पष्ट तो नहीं हो रहा था साहब। अब सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि ये आप इसको थोड़ा अर्थान्वित करिए, ये क्या है जो आपने लिख दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है लेकिन उत्प्रेरक है। क्या रसायन शास्त्र का कोई सूत्र है ये कि कैटालिस्ट अभिक्रिया और प्रतिक्रिया में भागीदारी नहीं किया करेगा और बाहर से ही उत्प्रेरित करेगा? तो ये साहब रसायन शास्त्र तो है नहीं, ये तो मानवीय समाज को संचालित करने के लिए निर्मित किया गया एक संविधान है। इस संविधान में उत्प्रेरक का आपका क्या आशय है, यह सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपने निर्णय को बदल दिया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। अब देख लो आप, बेरुबारी के केस को भी बदल दिया, इंडो पाक री एग्रीमेंट के केस को भी बदल दिया, और कह दिया कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना में संविधान की मूल संरचना निहित है, यह भी कह दिया। मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। वही बात आ गई ना जो सुप्रीम कोर्ट को चिंता थी कि क्या अगर मैं इसको कहता हूं कि यह संविधान का अंग है तो कहीं संसद इसको संशोधित ना कर दे। तो उसने स्पष्ट कर दिया कि संविधान में संसद को संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन जो तत्व मूल संरचना का पार्ट है संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती। और प्रियम्बल में कुछ तत्व ऐसे हैं जो मूल संरचना का पार्ट हैं। इस तरीके से केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्पष्ट कर दिया। लेकिन संसद ने कहा कि भाई साहब ऐसा तो चलेगा नहीं, जो चीज संविधान का अंग है संसद उसमें संशोधन कर सकती है। संसद ने भी सुप्रीम कोर्ट की इस बात को डिनाई कर दिया कि जो चीज संविधान का अंग है
संसद को उसमें संशोधन करने का अधिकार है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को यह शक्ति देता है। संसद ने तुरंत 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संशोधित कर दिया साहब, और इसमें 3 शब्द शामिल कर दिए जो मैंने आपको बताए पहले। एक तो इन्होंने समाजवाद शब्द शामिल कर दिया 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, एक इन्होंने पंथ निरपेक्षता शब्द शामिल कर दिया, पंथ निरपेक्षता, और एक शब्द अखंडता शब्द शामिल कर दिया, फ्रेटर्निटी, अखंडता। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर एग्जामिन किया इसको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये शब्द तो बढ़िया है साहब, इसका मतलब है कि संसद हमेशा नकारात्मक संशोधन करे ऐसा तो नहीं है, संसद अच्छा भी कुछ कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे चल करके मिनर्वा मिल के केस में अपने ही निर्णय को परिवर्तित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इस मिनर्वा मिल के केस में कहता है कि संसदीय शक्ति और न्यायिक समीक्षा के बीच संतुलन आवश्यक है, बैलेंस होना चाहिए। प्रस्तावना के बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना में निहित उद्देश्यों को नष्ट नहीं किया जा सकता। अब उद्देश्य क्या है, यह मैंने आपको पहले बताया, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अखंडता, इनको नष्ट नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से सीमित सरकार की अवधारणा स्पष्ट हुई, अर्थात संसद भी असीमित नहीं है, संसद को भी लिमिटेड पावर है। तो मिनर्वा मिल ने कह दिया कि संसद संशोधन तो कर सकती है लेकिन इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती। अभी कुछ ही दिनों पहले एक और मुकदमा आया सुप्रीम कोर्ट में, और वो मुकदमा था डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघ का, यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह एक्सेप्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति का विस्तार प्रस्तावना तक व्यापक है। लेकिन यद्यपि संसद की इस शक्ति को मूल ढांचे के उल्लंघन सहित अलग अलग आधारों पर चुनौती भी दी जा सकती है कि आपने जो संशोधन किया है वो क्या मूल ढांचे में संशोधन किया है या कोई और। तो यहां पर एक जो नई चीज आपको मिनर्वा मिल से बाहर मिली, जो मिनर्वा मिल में शामिल नहीं थी। मिनर्वा मिल में तो यह कहा गया था कि संसद इसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं करेगी, लेकिन यहां आप एक नई चीज देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की ताकत को और ज्यादा बढ़ा रहा है। वो क्या है, संसद इस शक्ति को मूल ढांचे के उल्लंघन सहित अलग अलग आधारों पर चुनौती दे। ये साहब अलग अलग आधार क्या हैं, इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया नहीं है। तो इसका मतलब है कि मूल ढांचे के अलावा भी कुछ आधार हैं क्या जिनके आधार पर संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत सारे केस, बेरुबारी, इंडो पाक री एग्रीमेंट, केशवानंद भारती, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, मिनर्वा मिल और डॉक्टर बलराम का केस, जहां पर संविधान की प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति पर चर्चा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई और इससे निचोड़ यह निकला कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, संसद उसमें संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं करेगी। और सर्वोच्च न्यायालय अर्थात न्यायपालिका को यह अधिकार है कि मूल ढांचे के आधार पर और किसी अन्य आधार पर, जैसा कि बलराम सिंह के केस में कहा गया, किसी अन्य आधार पर भी संसद सुप्रीम कोर्ट प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। तो यह इसकी संवैधानिक स्थिति पर चर्चा। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब यह संवैधानिक तौर पर संविधान का अंग है तो भाई साहब इसकी उपयोगिता क्या है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ प्रियम्बल। क्या इसके आधार पर कोई निर्णय दिया जा सकता है या इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। तो उपयोगिता को लेकर के बहुत सारे प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखे गए, बहुत सारे निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी उपयोगिता को सुनिश्चित करने का प्रावधान भी किया। पहली बात इसमें जो शामिल की गई, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूट्स एज अ की फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान सभा के एक सदस्य हुआ करते थे श्री मनोहरन, जिन्होंने कहा था कि उद्देशिका संविधान का एक अखंड हिस्सा है जो संक्षेप में संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख करती है।
इसी तरीके से केसी मार्कंडन ने भी कहा है कि प्रस्तावना हमें संविधान को समझने के काबिल बनाती है, यह संविधान का दर्पण है और संविधान का पथ प्रदर्शक है। यह केसी मार्कंडन का स्टेटमेंट है। तो ये दो लोगों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया, श्री मनोहरन जो कि संविधान सभा के सदस्य थे और केसी मार्कंडन ने, कि प्रियम्बल इज द की फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरीके से प्रस्तावना संविधान को समझने की चाबी है। संविधान के सारे ताले इस प्रस्तावना नामक चाबी से खुलते हैं। आगे चलकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने बहुत सारे निर्णयों में प्रस्तावना के संबंध में चर्चा की है। जैसे कि एक मुकदमा आप देखिए, मिस बुराकर कोल कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ का केस आया था 1961 में, मिसेस बुराकर कोल कंपनी का। और इस कोल कंपनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में न्यायाधीश मुधोलकर साहब हुआ करते थे, जिन्होंने एक मत प्रकट किया कि जहां किसी अधिनियम अर्थात कानून की भाषा स्पष्ट है, क्लियर है, वहां तो उद्देशिका की अनदेखी अवश्य होनी चाहिए। कोई आवश्यक नहीं है कि हम प्रस्तावना को आधार बनाए संविधान को या कानून को समझने के लिए। लेकिन जहां कहीं उस कानून की भाषा अस्पष्ट हो तो प्रस्तावना के आधार पर उस कानून को समझना चाहिए। उन्हीं की भाषा में अगर आप देखें तो जहां एक्ट की भाषा स्पष्ट है वहां उद्देशिका की अनदेखी अवश्य की जानी चाहिए, परंतु जहां एक्ट के उद्देश्य और अर्थ स्पष्ट नहीं है वहां इसकी व्याख्या के लिए उद्देशिका का सहारा लिया जाना चाहिए। यह भी एक प्रकार का यह बताता है कि अगर कोई अधिनियम अस्पष्टता दिखाई दे रहा है, क्लियर नहीं है, तो आप प्रस्तावना के आधार पर उसकी क्लियरिटी को सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसा इस केस में न्यायाधीश मुधोलकर साहब ने स्पष्ट कर दिया। आगे चलकर के एक मामला और आया जिसको आप बहुत प्रचलित मुकदमा है, वो आपका गोलकनाथ का केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस, जहां पर न्यायाधीश सुब्बा राव हुआ करते थे। जस्टिस सुब्बा राव ने कहा था कि द प्रियम्बल टू एन एक्ट सीट्स आउट द मेन ऑब्जेक्टिव्स विच द लेजिस्लेशन इज इंटेंडेड टू अचीव्स। मतलब प्रस्तावना ऐसे उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिन्हें प्राप्त करना विधायिका का लक्ष्य है। तो इस केस में कहा गया कि विधायिका के लिए लक्ष्य तय करने का काम कौन करता है, वो है प्रस्तावना। द प्रियम्बल्स टू एन एक्ट सीट्स आउट द मेन ऑब्जेक्टिव्स विच द लेजिस्लेशन इज इंटेंडेड टू अचीव। आगे चलकर के एक और मुकदमा आया, वो मुकदमा था भारत संघ बनाम LIC का केस था एक, 1995 में इस केस को लाया गया, जहां पर यह प्रश्न उठा इस मुकदमे में कि क्या सरकार अपने निर्णयों को संविधान की प्रस्तावना के आधार पर सही ठहरा सकती है। यह प्रश्न उठाया गया, भले ही वो निर्णय कानूनी प्रावधान से मेल ना खाते। मतलब कानून कुछ अतिरिक्त कह रहा है और प्रस्तावना कुछ अतिरिक्त कह रही है, और सरकार के निर्णयों को प्रस्तावना पोषित कर रही है, लेकिन कोई कानून नहीं है उसमें। यह प्रश्न यहां पर उठाया गया यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस LIC के केस में 1995 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर डिसीजन दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, संविधान के उद्देश्यों और दर्शन को स्पष्ट करती है, लेकिन प्रस्तावना स्वतंत्र रूप से कोई शक्ति या अधिकार प्रदान नहीं करती है। मतलब यह हुआ कि केवल प्रस्तावना के आधार पर सरकार की कोई भी कार्यवाही को न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रस्तावना पढ़ने और समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रस्तावना के आधार पर सरकार की कोई भी कार्यवाही, सिर्फ प्रस्तावना के आधार पर कोई भी कार्यवाही को न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। उसके लिए कानूनी प्रावधान या संविधान का कोई अनुच्छेद का होना बहुत आवश्यक है। ऐसा यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ बनाम LIC के केस में स्पष्ट किया गया। इसके बाद एक और केस आया साहब, भारत संघ बनाम एल्फमान केस, 1997 का केस था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा
कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा और दर्शन को दर्शाती है। यह संविधान की व्याख्या का महत्वपूर्ण साधन है। तो यहां पर भी संविधान की व्याख्या के बारे में, जैसा कि आपने मिसेस बुराकर के केस में देखा, गोलकनाथ के केस में भी देखा, इन सब में जो बात कही गई वही यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एल्समान केस में भी कही गई। एक और मुकदमा आया था सुप्रीम कोर्ट में जो बहुत प्रचलित हुआ, और वो केस था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बसंत लाल नाहता। ये नहाते बहुत ज्यादा थे, हो सकता है तो इनके बारे में ये इस केस में कहा गया। वर्ष 2005 का ये केस था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना का सहारा तब लिया जाना चाहिए जब किसी कानून की भाषावली एक से अधिक अर्थ निकालती हो, और तब जबकि वो सार्वजनिक नीति के मामले में सटीक अर्थ देने में असक्षम। तो बसंत लाल नाहता के केस में यह कहा गया। मतलब कुल मिलाकर के लब्बो लुबाब यह निकलता है कि संविधान की प्रस्तावना की उपयोगिता संविधान को समझने, जहां भी कानून की भाषा अस्पष्ट है उसको समझने के काबिल बनाती है। सो व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो जो पहले आपको कहा गया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूट एज अ की फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसका सार है, और इसी सार को इन सारे निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रस्तावना की उद्देशिका की उपयोगिता भी है। अब आपने सारी बातों को देख लिया कि प्रस्तावना क्या है, किसके पास रहती है, कौन कौन से लक्ष्यों को प्राप्त करना है, भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। ये सारी बातें मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दी, और अब आप इसके संबंध में प्रश्न करिए। जो भी प्रश्न आप लिखें करें, वो सारे प्रश्न आपसे बनने चाहिए, और जो भी आपका कोई कंफ्यूजन हो प्रियम्बल के संबंध में वो आप मुझसे पूछें कमेंट बॉक्स में, और आप इसको और सपोर्ट करें, और सारे क्वेश्चंस हैं बनाएं उसको। चैनल से अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो उसको आप सपोर्ट करिए, और नहीं अच्छा लग रहा है तो आपकी अपनी मर्जी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।